1936 में नेहरू की यूरोप यात्रा उनकी राजनीतिक और आर्थिक मानसिकता में निर्णायक मोड़ साबित हुई। इस यात्रा ने मार्क्सवाद और उनके समाजवादी विचार पैटर्न में उनकी रुचि जगाई। बाद में जेल में बिताए गए समय ने उन्हें मार्क्सवाद पर अधिक गहराई से शोध करने में सक्षम बनाया। इसके विचारों से आकर्षित लेकिन इसकी कुछ युक्तियों से विमुख होकर वह कभी भी प्रकट सुसमाचार के रूप में कार्ल मार्क्स के शब्दों को खरीदने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। हालांकि उस समय से उनके आर्थिक दृष्टिकोण का मानदंड मार्क्सवादी ही रहा, जहां आवश्यक हो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया गया। नेहरू ने 1936 के शुरुआती महीनों में स्विट्जरलैंड के लुसाने में अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात की, जहां मार्च में उनकी मृत्यु हो गई। यूरोप में रहते हुए वह दूसरे विश्व युद्ध की संभावना से बहुत चिंतित हो गए। उस समय उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध की स्थिति में भारत का स्थान लोकतंत्रों के साथ था। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत केवल एक स्वतंत्र देश के रूप में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन में लड़ सकता है। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष के रूप में नवनिर्वाचित नेहरू के विरोध के बावजूद कांग्रेस पार्टी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में होने वाले प्रांतीय चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो गई। चुनावों ने नेहरू की लोकप्रियता और शक्ति में वृद्धि के साथ अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ला दिया। चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के निर्माता बने, के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने चुनावों में खराब प्रदर्शन किया था, नेहरू ने घोषणा की कि भारत में केवल दो पार्टियां ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी और कांग्रेस थीं। जिन्ना के बयान की मुस्लिम लीग भारतीय राजनीति में तीसरी और समान भागीदार थी को व्यापक रूप से खारिज कर दिया गया। नेहरू को मौलाना आज़ाद को भारतीय मुसलमानों के प्रमुख नेता के रूप में उभारने की उम्मीद थी, लेकिन गांधी, जो जिन्ना को भारतीय मुसलमानों की आवाज मानते रहे, ने इसमें उन्हें कमजोर कर दिया। 1930 के दशक में जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव और अन्य के नेतृत्व में कांग्रेस के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी समूह का गठन किया गया था। हालांकि नेहरू कभी भी समूह में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उनके और गांधी के बीच एक पुल के रूप में काम किया। उन्हें वामपंथी कांग्रेसी मौलाना आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस का समर्थन प्राप्त था। तीनों ने मिलकर 1936 में राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया। उनके स्थान पर नेहरू चुने गए और 2 साल 1936 और 1937 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। उनके समाजवादी सहयोगी बोस 1938 उनके उत्तराधिकारी बने। कांग्रेस के महासचिव के रूप में नेहरू के दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत की विदेश नीति से संबंधित कुछ प्रस्ताव पेश किए। तब से उन्हें भविष्य के किसी भी भारतीय राष्ट्र की विदेश नीति तैयार करने के लिए कार्टे ब्लैंच, खाली चेक दिया गया। नेहरू ने दुनिया भर में स्वतंत्र देशों की सरकारों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने में बोस के साथ मिलकर काम किया। नेहरू पहले राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे जिन्हें भारतीय राजाओं द्वारा शासित राज्यों के लोगों की पीड़ा का एहसास हुआ। राष्ट्रवादी आंदोलन सीधे ब्रिटिश शासन वाले क्षेत्रों तक ही सीमित था। उन्होंने रियासतों में लोगों के संघर्ष को स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन का हिस्सा बनाने में मदद की। नेहरू को भविष्य के भारत की अर्थव्यवस्था की योजना बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई और ऐसी नीतियों को तैयार करने में मदद के लिए 1938 में राष्ट्रीय योजना आयोग की नियुक्ति की गई। हालांकि 1947 में भारत के अप्रत्याशित विभाजन के साथ नेहरू और उनके सहयोगियों द्वारा बनाई गई कई योजनाएं विफल हो गईं। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (AISPC) का गठन 1927 में किया गया था और नेहरू, जिन्होंने कई वर्षों तक रियासतों के लोगों के हितों का समर्थन किया था, को 1939 में संगठन का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने इसकी सदस्यता के दरवाजे खोल दिए। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के पार से AISPC को भारत के राजनीतिक एकीकरण के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी, जिससे भारतीय नेताओं वल्लभभाई पटेल और VP मेनन, जिन्हें नेहरू ने रियासतों को भारत में एकीकृत करने का काम सौंपा था, को सैकड़ों राजकुमारों के साथ बातचीत करने में मदद मिली। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ
तो वायसराय लिनलिथगो ने निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों से परामर्श किए बिना एकतरफा रूप से भारत को ब्रिटेन के पक्ष में एक लड़ाकू घोषित कर दिया। नेहरू ने चीन की यात्रा से शीघ्रता से लौटते हुए घोषणा की कि लोकतंत्र और फासीवाद के बीच संघर्ष में हमारी सहानुभूति अनिवार्य रूप से लोकतंत्र के पक्ष में होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि भारत अपनी पूरी भूमिका निभाए और पूरी ताकत लगा दे एक नई व्यवस्था के लिए संघर्ष में उसके संसाधन। बहुत विचार विमर्श के बाद नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार को सूचित किया कि वह अंग्रेजों के साथ सहयोग करेगी, लेकिन कुछ शर्तों पर। सबसे पहले, ब्रिटेन को युद्ध के बाद भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन देना होगा और एक नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के चुनाव की अनुमति देनी होगी। दूसरा, यद्यपि भारतीय सशस्त्र बल ब्रिटिश कमांडर इन चीफ के अधीन रहेंगे, भारतीयों को तुरंत केंद्र सरकार में शामिल किया जाना चाहिए और शक्ति और जिम्मेदारी साझा करने का मौका दिया जाना चाहिए। जब नेहरू ने लॉर्ड लिनलिथगो के सामने ये मांगे रखी, तो उन्होंने उन्हें अस्वीकार करने का फैसला किया। एक गतिरोध आ गया था। वही पुराना खेल फिर से खेला गया है। नेहरू ने गांधी को कटुतापूर्वक लिखा। पृष्ठभूमि वही है, विभिन्न विशेषण वही हैं और अभिनेता भी वही हैं और परिणाम भी वही होने चाहिए। 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने वायसराय के रवैये की निंदा की और विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों से विरोध में इस्तीफा देने का आह्वान किया। इस महत्वपूर्ण घोषणा से पहले नेहरू ने जिन्ना और मुस्लिम लीग से विरोध में शामिल होने का आग्रह किया, लेकिन जिन्ना ने इनकार कर दिया। चूंकि नेहरू ने उस समय भारत को लोकतंत्र और स्वतंत्रता के पथ पर मजबूती से रखा था जब दुनिया फांसीवाद के खतरे में थी, 1930 के दशक के अंत में वह और बोस अलग हो गए जब बोस अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए फांसीवादियों की मदद लेने के लिए सहमत हुए। भारत उसी समय नेहरू ने रिपब्लिकन का समर्थन किया जो स्पेनिश गृहयुद्ध में फ्रांसिस्को फ्रैंको की सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। नेहरू और उनके सहयोगी वीके कृष्ण मेनन ने स्पेन का दौरा किया और रिपब्लिकन के लिए समर्थन की घोषणा की। जब इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी ने मिलने की इच्छा व्यक्त की तो नेहरू ने उन्हें मना कर दिया। अक्टूबर 1940 में गांधी और नेहरू ने ब्रिटेन का समर्थन करने के अपने मूल रुख को त्यागते हुए एक सीमित सविनय अवज्ञा अभियान शुरू करने का फैसला किया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख अधिवक्ताओं को एक एक करके भाग लेने के लिए चुना गया। नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया और 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई। 15 जनवरी 1941 को गांधी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि जवाहरलाल और मेरे बीच अलगाव हो गया था। हमें अलग करने के लिए मतभेद से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। जब हम सहकर्मी बने तभी से हमारे बीच मतभेद थे और फिर भी मैं कुछ वर्षों से कहता आ रहा हूं और अब भी कहता हूं कि राजाजी नहीं बल्कि जवाहरलाल मेरे उत्तराधिकारी होंगे। 1 साल से कुछ अधिक समय जेल में बिताने के बाद हवाई में पर्ल हार्बर पर बमबारी से 3 दिन पहले नेहरू को अन्य कांग्रेसी कैदियों के साथ रिहा कर दिया गया। जब 1942 के वसंत में जापानियों ने बर्मा, अब म्यांमार, के माध्यम से भारत की सीमाओं पर अपना हमला किया, तो ब्रिटिश सरकार ने इस नए सैन्य खतरे का सामना करते हुए भारत के लिए कुछ प्रस्ताव बनाने का फैसला किया, जैसा कि नेहरू मूल रूप से चाहते थे। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को, जो राजनीतिक रूप से नेहरू के करीबी माने जाते थे और जिन्ना को जानते थे, संवैधानिक समस्या के समाधान के प्रस्तावों के साथ भेजा। जैसे ही वे पहुंचे, उन्हें पता चला कि भारत उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहराई से विभाजित है। समझौते के लिए उत्सुक नेहरू आशान्वित थे, गांधी नहीं थे। जिन्ना ने कांग्रेस का विरोध जारी रखा था। पाकिस्तान हमारी एकमात्र मांग है और भगवान की कसम, हम इसे हासिल करेंगे, उन्होंने मुस्लिम लीग अखबार डॉन में घोषणा की। क्रिप्स का मिशन विफल हो गया क्योंकि गांधी जी को स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं था। क्रिप्स के साथ सहयोग करने से इनकार करने पर नेहरू और गांधी के बीच संबंध ठंडे हो गए, लेकिन बाद में दोनों में सुलह हो गई। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने का आह्वान किया। हालांकि नेहरू मित्र देशों के युद्ध प्रयासों को शर्मिंदा करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास गांधी के साथ शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस पार्टी द्वारा पारित भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद गांधी और नेहरू सहित पूरी कांग्रेस कार्य समिति को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद और सरदार पटेल सहित अधिकांश कांग्रेस कार्य समिति को 15 जून 1945 तक अहमदनगर किले में कैद रखा गया था।
उस अवधि के दौरान जब सभी कांग्रेस नेता जेल में थे, जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की शक्ति बढ़ गई। अप्रैल 1943 में लीग ने बंगाल की सरकारों पर कब्जा कर लिया और 1 महीने बाद उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की। इनमें से किसी भी प्रांत में पहले लीग को बहुमत नहीं था, केवल कांग्रेस सदस्यों की गिरफ्तारी से ही यह संभव हो सका। पंजाब को छोड़कर सभी मुस्लिम बहुल प्रांतों के जिन्ना के नियंत्रण में होने से एक अलग मुस्लिम राज्य की अवधारणा वास्तविकता में बदल रही थी। हालांकि 1944 तक जिन्ना की शक्ति और प्रतिष्ठा कम हो रही थी। मुसलमानों के बीच जेल में बंद कांग्रेस नेताओं के प्रति एक सामान्य सहानुभूति विकसित हो रही थी और 1943 से 1944 के विनाशकारी बंगाल अकाल का अधिकांश दोष प्रांत की मुस्लिम लीग सरकार के कंधों पर डाला गया था, जिसके दौरान 20 लाख लोग मारे गए थे। जिन्ना की सभाओं की संख्या, जो कभी हजारों में गिनी जाती थी, जल्द ही केवल कुछ 100 में सिमट गई। निराशा में जिन्ना ने कश्मीर में रहने के लिए राजनीतिक परिदृश्य छोड़ दिया। उनकी प्रतिष्ठा को अनजाने में गांधी द्वारा बहाल कर दिया गया था, जो मई 1944 में चिकित्सा आधार पर जेल से रिहा हुए थे और सितंबर में बॉम्बे में जिन्ना से मिले थे। वहां उन्होंने मुस्लिम नेता को युद्ध के बाद मुस्लिम क्षेत्रों में जनमत संग्रह की पेशकश की, ताकि ये देखा जा सके कि क्या वे शेष भारत से अलग होना चाहते हैं। मूलतः ये पाकिस्तान के सिद्धांत की स्वीकृति थी, लेकिन इतने शब्दों में नहीं। जिन्ना ने मांग की कि सटीक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। गांधीजी ने इनकार कर दिया और वार्ता टूट गई। हालांकि जिन्ना ने अपनी और लीग की स्थिति को काफी मजबूत कर लिया था। कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली सदस्य को उनके साथ समान शर्तों पर बातचीत करते देखा गया था। सत्ता हस्तांतरण की योजना का प्रस्ताव देने के लिए ब्रिटिश 1946 कैबिनेट मिशन के भारत आने से पहले नेहरू और उनके सहयोगियों को रिहा कर दिया गया था। 1946 में सहमत योजना के कारण प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए। बदले में विधानसभाओं के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। कांग्रेस ने विधानसभा में अधिकांश सीटें जीती और अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया, जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री थे। मुस्लिम लीग बाद में वित्त सदस्य के रूप में लियाकत अली खान के साथ सरकार में शामिल हो गई। नेहरू ने 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, शुरुआत में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में, फिर 1947 से भारत के डोमिनियन के प्रधानमंत्री के रूप में और फिर 1950 से भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में। जुलाई 1946 में नेहरू ने स्पष्ट रूप से देखा कि कोई भी रियासत स्वतंत्र भारत की सेना के खिलाफ सैन्य रूप से प्रबल नहीं हो सकती थी। जनवरी 1947 में उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत राजाओं के दैवीय अधिकार को स्वीकार नहीं करेगा। मई 1947 में उन्होंने घोषणा की कि जो भी रियासत संविधान सभा में शामिल होने से इनकार करेगी, उसके साथ शत्रु राज्य के रूप में व्यवहार किया जाएगा। वल्लभभाई पटेल और वीपी मेनन राजकुमारों के प्रति अधिक मिलनसार थे, और चूंकि उन लोगों पर राज्यों को एकीकृत करने का आरोप लगाया गया था, इसलिए वे इस कार्य में सफल रहे। भारतीय संविधान के प्रारूपण के दौरान कई भारतीय नेता नेहरू को छोड़कर मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा सुझाई गई तर्ज पर प्रत्येक रियासत या संधि राज्य को एक संघीय राज्य के रूप में स्वतंत्र होने की अनुमति देने के पक्ष में थे। लेकिन जैसे जैसे संविधान का मसौदा तैयार होता गया और गणतंत्र बनाने के विचार ने ठोस आकार ले लिया, यह निर्णय लिया गया कि सभी रियासतों राज्यों का भारतीय गणराज्य में विलय हो जाएगा। उन्होंने 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला और अपना उद्घाटन भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक से दिया। बहुत साल पहले हमने नियति के साथ वादा खिलाफी की थी और अब समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे, पूरी तरह से नहीं, बल्कि काफी हद तक। आधी रात के समय, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। एक क्षण आता है जो इतिहास में शायद ही कभी आता है, जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब लंबे समय से दबी हुई एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। यह उचित है कि इस पवित्र क्षण में हम भारत और उसके लोगों की सेवा तथा मानवता के इससे भी बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पण की शपथ लें। 30 जनवरी 1948 को गांधीजी को उस समय गोली मार दी गई जब वह एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने के लिए बिरला हाउस के बगीचे में टहल रहे थे। हत्यारा नाथूराम गोडसे चरमपंथी हिंदू महासभा पार्टी से जुड़ा एक हिंदू राष्ट्रवादी था,
जिसने पाकिस्तान को भुगतान पर जोर देकर भारत को कमजोर करने के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराया था। नेहरू ने रेडियो द्वारा राष्ट्र को संबोधित किया, मित्रों और साथियों, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और हर जगह अंधेरा है और मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या बताऊं या कैसे कहूं। हमारे प्रिय नेता बापू, जैसा कि हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते थे, अब नहीं रहे। शायद मेरा ऐसा कहना गलत है, फिर भी हम उन्हें दोबारा नहीं देख पाएंगे जैसा कि हमने उन्हें इतने सालों से देखा है। हम सलाह के लिए उनके पास नहीं दौड़ेंगे या उनसे सांत्वना नहीं मांगेंगे, और यह न केवल मेरे लिए बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक भयानक झटका है। यास्मीन खान ने तर्क दिया कि गांधी की मृत्यु और अंतिम संस्कार ने नेहरू और पटेल के अधीन नए भारतीय राज्य के अधिकार को मजबूत करने में मदद की। कांग्रेस ने 2 सप्ताह की अवधि में दुख के महाकाव्य सार्वजनिक प्रदर्शनों को सख्ती से नियंत्रित किया। अंतिम संस्कार, मुर्दाघर की रस्में और शहीद की राख का वितरण, जिसमें लाखों लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। लक्ष्य सरकार की शक्ति का दावा करना, कांग्रेस पार्टी के नियंत्रण को वैध बनाना और सभी धार्मिक अर्धसैनिक समूहों को दबाना था। नेहरू और पटेल ने लगभग 200,000 गिरफ्तारियों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS, मुस्लिम नेशनल गार्ड्स और खाकसारों का दमन किया। गांधी की मृत्यु और अंत्येष्टि ने सुदूर राज्य को भारतीय लोगों से जोड़ा और उन्हें भारतीय लोगों की स्वतंत्रता के संक्रमण के दौरान धार्मिक दलों को दबाने की आवश्यकता को समझने में मदद की। बाद के वर्षों में इतिहास का एक संशोधनवादी स्कूल उभरा जिसने भारत के विभाजन के लिए नेहरू को दोषी ठहराने की कोशिश की, जिसमें ज्यादातर 1947 में स्वतंत्र भारत के लिए उनकी अत्यधिक केंद्रीकृत नीतियों का जिक्र था, जिसका जिन्ना ने अधिक विकेंद्रीकृत भारत के पक्ष में विरोध किया था। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे, को 2 प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। ब्रिटिश भारत के प्रांत, जो सीधे भारत के वायसराय के प्रति जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा शासित होते थे, और रियासतें, स्थानीय वंशानुगत शासकों के शासन के तहत, जिन्होंने स्थानीय स्वायत्तता के बदले में ब्रिटिश आधिपत्य को मान्यता दी, ज्यादातर मामलों में एक संधि द्वारा स्थापित किया गया। 1947 से 1950 के बीच नेहरू और सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासतों के क्षेत्रों को राजनीतिक रूप से भारतीय संघ में एकीकृत कर दिया गया। अधिकांश को मौजूदा प्रांतों में मिला दिया गया, अन्य को नए प्रांतों में संगठित किया गया, जैसे राजपूताना, हिमाचल प्रदेश, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, जो कई रियासतों से बने थे। मैसूर, हैदराबाद, भोपाल और बिलासपुर सहित कुछ अलग प्रांत बन गए। भारत सरकार अधिनियम 1935 नए संविधान के लंबित रहने तक भारत का संवैधानिक कानून बना रहा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के बाद संविधान सभा नए चुनावों तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। नेहरू की अंतरिम कैबिनेट में विभिन्न समुदायों और पार्टियों से 15 सदस्य शामिल थे। भारत के नए संविधान के तहत भारतीय विधायी निकायों, राष्ट्रीय संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए पहला चुनाव 1952 में हुआ था। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारी बहुमत हासिल किया।